सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की तरह आज वही टॉपिक राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 2 क्लास 10 हमारा राजस्थान का साथियों पर अध्ययन करेंगे। और आज इस टॉपिक के अंदर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, राजस्थान एक प्राचीन स्टेट रहा है। यहाँ लाखों वर्ष पहले क्या है कि मानव ने यहाँ जन्म लिया था और अनेक प्रकार की क्या है कि यहाँ सभ्यताएं हैं वो पनपी, जिनमें मुख्य रूप से सभ्यताओं को अपने नाम ले सकते हैं। वो ऐसे हैं जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, गिलूर सभ्यता है, बागोर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है और विराट सभ्यता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सभ्यताएं राजस्थान के अंदर पनपी। आज अपने विस्तार से इन सभ्यताओं के बारे में, इनके उत्खननकर्ता के बारे में और सभ्यताओं के विशेष तथ्यों के बारे में अपने जानकारी करेंगे, जो कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि प्रश्न उठाए जाते हैं। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर सबसे पहले अगर क्या है किसी सभ्यता को अपने लेते हैं तो वो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। साथियों, कालीबंगा सभ्यता है कहते हैं प्राचीन समय के अंदर राजस्थान में द्रशस्ती और सरस्वती नाम करके दो नदी घाटी स्थान था, या जो नदियां बहती थी उनके पाठ के अंदर क्या है, या उनके जो घाटी थी उनके अंदर क्या है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। और तो वर्तमान के अंदर उस पाठ के अंदर या उस जगह घग्गर नदी है वो प्रवाहित हो रही है। अपने कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ये आप ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता कहां? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। और मूल रूप से ये 6000 वर्ष से अधिक है कि प्राचीन मानी जाती है, या आपने कह सकते हैं कि 6 साल पुरानी, 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता ये मानी जाती है। कालीबंगा जैसा कि नाम से है, काली प्लस बंगा, काली मतलब ब्लैक कलर की और बंगा का मतलब चूड़ियां। पंजाबी भाषा का शब्द है बंगा, यानी कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां जहां अधिक मात्रा में उत्खनन करने से या खुदाई करने से प्राप्त हुई है, इसलिए उसका नाम है वो कालीबंगा है वो रख दिया गया। और सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज जिस विद्वान ने की या जिस पुरातत्व वेता ने की 1952 के अंदर, 1952 के अंदर, उसका नाम था अमलानंद घोष। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के सर्वप्रथम या प्रथम खोजकर्ता का नाम बताइए या उत्खननकर्ता का नाम बताइए। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है 1952 के अंदर हुई और खोजकर्ता का नाम या उत्खननकर्ता का नाम है अमलानंद घोष। इनको अपने शॉर्टकट में एक घोष भी कहते हैं। उसके बाद में बीपी लाल व बी के थापर, दो विद्वान और हुए थे, बीपी लाल व बीबी थापर ने क्या है कि उत्खनन कार्य को जारी रखा। कालीबंगा सभ्यता का स्तर है साथियों वो 5 प्रकार का स्तर है वो माना जाता है। और जब कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई, उत्खनन कार्य किया गया, तो यहाँ अनेक क्या है कि रोचक तथ्य है वो हमारे सामने आए। और विश्व के अंदर अपने कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कालीबंगा सभ्यता से अपने को क्या है कि खोज से मिली जो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर उठा लिया जाता है इस प्रकार के प्रश्न। जैसे सबसे पहला जो सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है कि पूरे विश्व के अंदर जूते हुए खेत के जो अवशेष, याद रखना, जूते हुए खेत के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये याद रखना। इस कौन से? जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत। और जूते हुए खेत के साथ साथ में एक साथ में 2 फसल लेना, ये भी क्या है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही क्या है कि सामने आया है। और इसके साथ साथ में बच्चे के कंकाल की खोपड़ी है उसके अंदर छेद मिले हैं, यानी बच्चे के कंकाल की जो उनका जो छेद जो सिर था उनके अंदर क्या है कि छेद मिले हैं। और इससे क्या है कि सिद्ध होता है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारी का इलाज है वो क्या है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर किया जाता था। यानी मस्तिष्क के अंदर क्या है, खोपड़ी के अंदर बच्चे के जो उनका जो अस्थि पंजर मिला है उसमें छेद मिले हैं। और ये सिद्ध करता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर मतलब मस्तिष्क शोध संबंधी जो बीमारी है उनका क्या है कि यहाँ इलाज किया जाता था, या मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारी है उनका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता था।
और इसके साथ साथ में कालीबंगा सभ्यता से जो मुख्य जो चीजें मिली है साथियों, वो है जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का जो खिलौना है वो है, या हवन कुंड भी मिला है यहाँ पे, या लकड़ी की नाली भी बनी है, या बेलनाकार मुहर भी मिली है। तो ये था साथियों क्या है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में मुख्यतः जो कालीबंगा सभ्यता से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से, जैसे कालीबंगा की सभ्यता की खोजकर्ता का नाम बताइए, तो वो है अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? 1952 के अंदर। या कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो वो है घग्गर नदी के किनारे। मुख्यतः जानकारी तथ्य है या मुख्य कौन सी ऐसी बात है जो कालीबंगा सभ्यता विश्व में अपना स्थान रखती है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जुड़ते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुड़ते हुए खेत के अवशेष विश्व के अंदर सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, और एक साथ में 2 फसलें भी लेना, और साथ साथ में बैलगाड़ी के अवशेष भी मिले हैं, बेलनाकार मोहर भी मिली है, लकड़ी की नाड़ी भी बनी है, और साथ में क्या है कि खोपड़ी में बच्चे के छेद भी मिले हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ मस्तिष्क शोध संबंधी बीमारी है उसका भी ट्रीटमेंट है वो किया जाता था। आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि सभ्यता थी। ये आयड़ नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे थी, और इसके साथ साथ में अपने यूं कह सकते हैं कि ये उदयपुर जिले की महत्वपूर्ण क्या है कि सभ्यताओं में गिनी जाती है। आयड़ सभ्यता कहाँ? आयड़ नदी के किनारे, और किस जिले के अंदर? उदयपुर जिले के अंदर आयड़ सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे या आहड़ नदी के किनारे पनपी। और मुख्यतः क्या है कि इसका एक नाम और भी है, इसको क्या है? धूलकोट भी कहते हैं। धूलकोट कहने का मतलब ये है कि ये जो मिट्टी का जो टिब्बा था या टिब्बे थे या धोरे थे, इसके नीचे से क्या है कि ये सभ्यता वो निकली और मिली, तो इसको धूलकोट के नाम से भी कहा जाता है, यानी मिट्टी का टिल्ला नाम से भी इसको अपने कह सकते हैं। या आर्ट सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। तो आर्ट सभ्यता का दूसरा नाम है वो है धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। धूलकोट का मतलब क्या है? मिट्टी का टिल्ला, यानी मिट्टी के टिल्ले से क्या है कि सभ्यता है वो खोज करके निकाली गई है। और इसमें जो मुख्यतः बात है वो है इसकी जो खोज है सबसे पहले वो 1953 के अंदर की गई। कब की गई? 1953 में। इसकी खोज कब हुई? 1953 में की गई, और खोजकर्ता का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। खोजकर्ता का नाम क्या है? अक्षय कीर्ति व्यास। यानी 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास नाम के जो विद्वान थे या पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने क्या है कि इस सभ्यता की खोज वो की। और इसके साथ साथ में बाद में क्या है कि रतनचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, यानी उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन के अंदर क्या है कि इस सभ्यता की खोज कार्य है वो उत्खनन कार्य है वो जारी रहा। और यहाँ जो मुख्य जो बात है या मुख्य जो तथ्य जानकारी बढ़ती है आर्ट सभ्यता की वो ये है कि यहाँ मृतकों को जो दफनाया जाता था तो उनके साथ में आभूषण या गहने है वो दफनाए जाते थे। और वो आर्ट सभ्यता के लोग इस चीज में विश्वास करते थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने दफनाया है गहनों के साथ में या आभूषण के साथ में वो दोबारा जीवित होगा। इस प्रकार का प्रमाण साथियों आर्ट सभ्यता के अंदर ही मिला है। और इसके साथ साथ में लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी इसको माना जाता है। यानी लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता का एक नाम और भी है, इसको ताम्रवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवती। ताम्रवती, इसको ताम्रवती भी साथियों कहा जाता है। और ताम्रवती इसको कहने का मुख्य जो बात है ताम्रवती इस आहड़ सभ्यता को कि तांबे के औजार का अत्यधिक प्रयोग क्या है कि इस सभ्यता के अंदर किया जाता, बहुत ज्यादा क्या है कि तांबे के औजारों का प्रयोग है वो किया जाता था। तो आहड़ सभ्यता को दोबारा देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? आयड़ नदी या आहड़ नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता किस जिले के अंदर? उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? धूलकोट। धूलकोट ही क्यों? ये टिब्बे से निकली। और इसकी खोज करके सबसे पहले 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की गई। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। और उसके बाद में भी क्या है कि रतनचंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन के अंदर इसका उत्खनन कार्य वो जारी रहा। इसका एक नाम और भी है, ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि तांबे के औजार सबसे ज्यादा क्या प्रयोग है वो आहड़ सभ्यता के अंदर ही किया गया। और
तीसरी जो सभ्यता साथियों उसका नाम है गिलुंड सभ्यता। क्या नाम है? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता भी राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गिलुंड सभ्यता है वो गिलुंड कस्बा जो कि राजसमंद जिले के अंदर है और बनास नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? बनास नदी। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? राजसमंद। ये याद रखना। यानी गिलुंड सभ्यता एक कस्बा है राजसमंद जिले का गिलुंड। उस कस्बे के किनारे यानी बनास नदी के किनारे इस सभ्यता का जो जन्म है वो हुआ है। और सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1957-58 के अंदर, कब? 1957-58 के अंदर बीबी लाल ने किया था। किसने? बीबी लाल ने। गिलुंड सभ्यता का सबसे पहले जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया? वो किया था बीबी लाल के निर्देशन के अंदर हुआ। और ताम्र सभ्यता के अवशेष शास्त्रीय यहाँ मिले हैं। यानी गिलुंड सभ्यता के अंदर ताम्र सभ्यता के अवशेष है वो क्या है कि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये याद रखना आप कि राजस्थान की ऐसी सभ्यता कौन सी है जहां 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वो सभ्यता कौन सी है? गिलुंड सभ्यता। और इसके साथ साथ में हाथी दांत की चूड़ियां मिली है और क्या है कि पत्थर की गोलियों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। दोबारा देख लेते हैं। गिलुंड सभ्यता का है गिलुंड कस्बे के अंदर। गिलुंड कस्बा का है राजसमंद जिले के अंदर। किस नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर। और गिलुंड सभ्यता की सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने कराया? 1957-58 के अंदर बीबी लाल ने करवाया। आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम है बागोर सभ्यता। क्या नाम है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भी बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है। बागोर सभ्यता है वो बागोर कस्बा जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर है, उठारी नदी के तट पर है। यानी बागोर कस्बा है कहां? उठारी नदी। और जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। ये याद रखना। वहां क्या है कि बागोर सभ्यता का जो जन्म है वो माना जाता है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1967 से लेकर 70 तक है वी.एन. मिश्र ने किया था। 1967 से लेकर 70 तक प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन के अंदर क्या है कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो किया गया। और जब इसका उत्खनन कार्य किया गया, मुख्य जो बागोर सभ्यता से जो तथ्य जानकारी या जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी बनती है वो इस प्रकार से है कि यहाँ बड़ी मात्रा के अंदर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। यानी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लघु पाषाण उपकरण है वो यहाँ प्राप्त हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के लोग है वो शिकार हुआ कर बहुत किया करते थे। ये इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हथियार मिले यहाँ पर लघु पाषाण काल के। और ये सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो शिकारी टाइप के थे, आखेटिक प्रकार के थे, जो सिद्ध करते हैं कि ये सभ्यता आखेटिक प्रकार की सभ्यता मानी जाती है। और इसके साथ साथ में एक और भी चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मिली है वो है यहाँ छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। कौन सी सुई? छेद वाली सुई। छेद वाली जो सुई है वो एकमात्र क्या है कि इसी सभ्यता के अंदर मिली है। दोबारा देख लेते हैं साथियों, बागोर सभ्यता का जन्म कहां हुआ? बागोर कस्बा पड़ता है किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा के जिले के अंदर। और किस नदी के किनारे? उठारी नदी के किनारे के इस सभ्यता का जन्म हुआ। और इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो सबसे पहले 1967 से लेके 1970 के बीच के अंदर प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने करवाया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बहुत सारे क्या है कि उपकरण मिले हैं लघु पाषाण काल के, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के लोग है वो आखेटिक प्रकार के थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज यहाँ मिली है वो ये है कि यहाँ छेद वाली सुई मिली है। कौन सी सुई मिली है? छेद वाली सुई है वो मिली है। आगे वाली जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है? गणेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता साथियों राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता है। ये गणेश्वर कस्बा जो नीम का थाना सीकर है वहां पर कांतली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? कांतली नदी। कांतली नदी और नीम का थाना सीकर जिले के अंदर।
कांकली नदी का जहां उद्गम स्थल है वहीं क्या है कि गणेश्वर सभ्यता जो कस्बा है गणेश्वर, वहां इसका जन्म हुआ। और नीम का थाना सीकर जिले के अंदर ये सभ्यता वो अपना संबंध रखती है। उस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन कार्य वो किया गया। जब इसका उत्खनन कार्य किया गया तो मुख्यतः जो चीज यहाँ निकल करके आई वो ये थी कि यहाँ तांबे के उपकरण, ये बर्तन बहुत मिले हैं, यानी तांबे के उपकरण और बर्तन बहुत ज्यादा क्या है गणेश्वर सभ्यता के अंदर पाए गए हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों को, एक बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों को एक नाम दिया गया, उसका नाम है किरप सैवर्णी। किरप सैवर्णी क्या नाम दिया गया है? किरप सैवर्णी। यानी गणेश्वर सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन मिट्टी के बर्तनों को एक नाम दिया गया है, या उनको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? किरप सैवर्णी, मतलब इन बर्तनों को कहा जाता है, मृद पात्री को कहते हैं। और इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये गणेश सभ्यता की कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो वो सभ्यता साथियों गणेश्वर सभ्यता। दोबारा देख लेते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ? गणेश्वर कस्बे के पास में, किस नदी के किनारे? कांकली नदी के किनारे। कहाँ? नीम का थाना सीकर जिले के अंदर। इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसने कराया? रतन चंद्र अग्रवाल ने कराया। यहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनको क्या कहा जाता है? किरप सैवर्णी कहा जाता है। और भारत की जो ताम्र सभ्यताएं हैं उनकी जो जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तांबे के उपकरण और बर्तन है वो प्राप्त हुए। इस प्रकार अपने कह सकते हैं साथियों कि गणेश्वर सभ्यता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। आगे वाली जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है भीनमाल सभ्यता। क्या नाम है? भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता साथियों जालौर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? जालौर जिले से संबंधित है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो कराया था आर.सी. अग्रवाल ने। किसने कराया? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने कराया था। यहां जो महत्वपूर्ण जो बात पड़ती है भीनमाल सभ्यता से वो ये है कि यहां एक रोमन एम्फोरा, जिसको सूरापात्र कहते हैं, रोमन एम्फोरा। क्या? रोमन एम्फोरा प्लस में रोमन एम्फोरा के साथ साथ में एक यूनानी सुराही भी यहां मिली है। यूनानी सुराही, यानी दो चीजें मिली यहाँ पे, एक तो रोमन एम्फोरा और दूसरी यूनानी सुराही भी मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि भीनमाल सभ्यता के जो लोग हैं वो विदेशों से व्यापार भी करते थे। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, प्रश्न भी आ सकता है कि रोमन एम्फोरा यानी इसको सूरा पात्र यानी शराब पीने का जो पात्र होता है, बर्तन होता है, वो इसको कहते हैं किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? भीनमाल सभ्यता से। भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालौर जिले के अंदर। भीनमाल सभ्यता के उत्खननकर्ता का नाम बताइए? आर.सी. अग्रवाल। या अपने ऐसे भी आ सकता है कि यूनानी सुराही राजस्थान की किस सभ्यता के अंदर प्राप्त हुई है? तो यूनानी सुराही साथियों भीनमाल सभ्यता से प्राप्त हुई है। या ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान की वो सभ्यता कौन सी है जिनका संपर्क है वो रोमन साम्राज्य से था? या राजस्थान की वो सभ्यता कौन सी है जहां के जो लोग हैं वो रोमन साम्राज्य से अपना व्यापार किया करते थे? वो सभ्यता कौन सी है? भीनमाल सभ्यता। और भीनमाल का प्राचीन नाम है साथियों सिरीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? सिरीमाल। आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, उसका नाम है ईस्वाल सभ्यता। कौन सी? ईस्वाल। ईस्वाल। ईस्वाल सभ्यता उदयपुर जिले से संबंधित है। ईस्वाल सभ्यता किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से। और यहां लोहे जो उद्योग था उनके साक्ष्य वो मिला है। ईस्वाल सभ्यता किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से। महत्वपूर्ण यह बात क्या है? यहाँ लोहे उद्योग के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। आगे वाली जो सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों उसका नाम है बेराट सभ्यता। क्या नाम है? बेराट। बेराट है सभ्यता। आप सभी साथियों को पता ही है कि महाभारत के युद्ध के अंदर विराट का या विराट नगर का विस्तार से वर्णन किया गया है। विराट के राजा ने
क्या है कि विराटनगर के राजा ने वहां पर क्या है कि पांडवों की ओर से कौरवों के विरुद्ध में युद्ध भी लड़ा था। तो विराट सभ्यता है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए, ये याद रखना। यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर मौर्य काल के अवशेष भी मिले हैं और साथ में हड़प्पा कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो मुख्य रूप से 3 विद्वान थे विराट सभ्यता का उत्खनन कार्य करने वाले, और वो विद्वानों के नाम इस प्रकार से हैं। दयाराम साहनी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम साथी सबको पता ही है, दयाराम साहनी है, और नील रतन बनर्जी है, और कैलाशनाथ दीक्षित है। कौन कौन से 3 नाम दोबारा देख लेते हैं। 3 नाम है साथियों, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ। यहाँ जो चीजें मुख्य रूप से जो मिली है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहाँ गोल मंदिर मिला है, गोल है मंदिर, यानी विराट सभ्यता में जो चीज मिली है उनमें एक गोल मंदिर और दूसरा है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के अवशेष। 2 चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो गोल मंदिर और दूसरा क्या है अशोक स्तंभ के जो अवशेष है वो विराट सभ्यता के अंदर ही मिले हैं। और इसके साथ साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों यहाँ एक अभिलेख मिला है जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, भारत की भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके अंदर क्या ये प्रश्न अक्सर को देखने को मिलता है। यहाँ अशोक का एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम है भाबरू अभिलेख। क्या नाम है? भाबरू अभिलेख। और ये अभिलेख सिद्ध करता है कि जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी एकमात्र ऐसा अभिलेख है सम्राट अशोक का, उस अभिलेख का नाम है भाबरू अभिलेख, जो सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के पक्षधर थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले राजा थे। तो भाबरू अभिलेख ये सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। दोबारा देख लेते हैं साथियों विराट सभ्यता के बारे में। विराट सभ्यता कहाँ है? विराट सभ्यता जयपुर जिले के अंदर है, विराट नगर इसका प्राचीन नाम था। और यहाँ मुख्य जो चीजें मिली है वो ये है कि एक यहाँ गोल मंदिर मिला है, साथ में अशोक का स्तंभ भी मिला है और एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिला जिसको भाबरू अभिलेख कहते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनके जो उत्खनन कार्य हैं वो 3 विद्वान थे, कौन कौन से? दयाराम साहनी है, नील रतन बनर्जी है और कैलाशनाथ दीक्षित है। आगे बढ़े जो सभ्यता है उसका नाम है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता ये भी साथियों उदयपुर जिले से ही संबंधित है। और बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो है प्रोफेसर वीएन मिश्र, मिश्र। दोबारा देख लो, बालाथल सभ्यता की जिले से संबंधित है, उदयपुर जिले से। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो किसने कराया? इसका उत्खनन कार्य वो कराया था वीएन मिश्र ने। आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम है रंग महल। क्या नाम है? रंग महल। रंग महल साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। रंग महल सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। उसके बाद में है ओजियाना। क्या नाम है? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ओजियाना सभ्यता कहां है? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर। उसके बाद में है नगरी, और नगरी सभ्यता है ये चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ से नगरी सभ्यता की जिले से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। उसके बाद में बरौर, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता साथी राजस्थान की, अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता श्री गंगानगर जिले के अंदर है। बरौर सभ्यता कहां है? श्री गंगानगर जिले के अंदर। और उसके बाद में आगे वाली जो सभ्यता है उसका नाम है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता साथियों बाड़मेर जिले में है। तिलवाड़ा सभ्यता कहां है? बाड़मेर जिले के अंदर। उसके बाद में आगे वाली सभ्यता का नाम है जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले के अंदर है। जोधपुर सभ्यता कहां है? जयपुर जिले के अंदर है। और उसके बाद में एक दो सभ्यताएं और है, जैसे सुनारी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। सुनारी कहां है? झुंझुनू के अंदर। और सुनारी सभ्यता के बाद में एक सभ्यता और है, उसका नाम है नोहे। नोहे सभ्यता, नोहे सभ्यता भरतपुर जिले के अंदर है। नौ सभ्यता कहां है? भरतपुर में है। और अंतिम जो राजस्थान की सभ्यताओं में जो है उनका नाम है नगर, और नगर सभ्यता है वो टोंक जिले के अंदर है।
नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक जिले में। अब साथियों अपने एक एक करके दोबारा इन सभ्यताओं को देख लेते हैं। बालासन सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर। रंगमहल सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता कहाँ है? श्री गंगानगर में। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? बाड़मेर में। जोधपुर सभ्यता कहाँ है? जोधपुर सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंदर। सुनारी सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। और नोएडा सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। और नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक के अंदर। तो ये साथियों महत्वपूर्ण सभ्यता थी राजस्थान की। और इसके साथ साथ में अब अपने थोड़ा राजस्थान की सभ्यताओं और राजस्थान के अंदर सभ्यताएं पनपी और इन सभ्यताओं के बाद में जो सभ्यताएं पनपी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा राजस्थान कक्षा 10 के अंदर वर्णित है उन अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। याद रखना कितना? 1800 ईसा पूर्व, यानी 1800 ईसा पूर्व इसकी पतन की जो क्या है कि जो सन है, तारीख है या जो ईस्वी सन है वो माना जाता है। और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद में एक सभ्यता का और निर्माण हुआ राजस्थान के अंदर। उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। यानी जो ही 1800 ईस्वी ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, ठीक उसी समय क्या है कि वैदिक सभ्यता का राजस्थान के अंदर उत्थान होता है। और वैदिक सभ्यता के जो राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो अवशेष हैं वो अपने चर्चा करना चाहेंगे। वो अवशेष इस प्रकार से हैं, जैसे अनूपगढ़ के अंदर है। कहां? अनूपगढ़। दूसरा तरखान वाला डेरा, एक अनूपगढ़ हो गया। दूसरा क्या है? तरखान वाला डेरा है। और उसके बाद में दो जगह और हैं। एक जगह और उनका नाम है चक 64। क्या नाम है? चक 64। तो ये वैदिक सभ्यता के राजस्थान के अंदर तीन क्या है कि मुख्य रूप से स्थान माने गए हैं। कौन कौन से? अनूपगढ़ है, तरखान वाला डेरा है और चक 64 है। ये वैदिक सभ्यता के प्रमुख जो जगह है, जो स्थान है वो क्या है कि अपने मान सकते हैं। और साथियों राजस्थान के अंदर क्या है कि जब आर्य लोगों का आगमन हुआ तो इस बात का जो वर्णन है वो महाभारत के अंदर वर्णित किया गया है। और इसके साथ साथ में महाभारत के अनुसार, यानी महाभारत ये कहती है कि जांगल प्रदेश या जो बीकानेर जो क्षेत्र था वहां पर क्या है कि कौरव और पांडव का साम्राज्य था। यानी महाभारत ये कहती है कि बीकानेर यानी जो जंगल प्रदेश था इसके ऊपर कौरव और पांडवों का साम्राज्य था। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। याद रखना, लिख देता हूं मैं यहां पे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इसलिए महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म का ग्रंथ कि ये बताता है कि जो 16 जनपद थे भारत के अंदर उनकी जानकारी के बारे में बताता है। ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो क्या है कि जो भारत में जो 16 जनपद जो पनपे, जो 16 जनपदों की जो स्थापना हुई उनकी जो जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और इसके साथ साथ में मत्स्य जो जाति थी इसका जो सबसे पहले जो उल्लेख है या जो सबसे पहले जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। कहां किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा दो किताबें और भी है, जैसे सत्यपथ ब्राह्मण है और कोशीतकी उपनिषद है। इनके अंदर भी क्या है कि इनका नाम है वो दोबारा देख लेते हैं। मत्स्य जाति का उल्लेख मुख्य रूप से 3 किताबों के अंदर है। कौन कौन से? एक तो ऋग्वेद हो गया, ठीक है, दूसरा सत्यपथ ब्राह्मण हो गया और तीसरी जो बुक है उसका नाम है कोशीतकी उपनिषद। उसके बाद में जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराट से जो अशोक का जो शिलालेख मिला है वो हमें क्या है कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। यानी विराट नगर के अंदर जो शिलालेख मिला है वो अपने मौर्य साम्राज्य था राजस्थान के अंदर जो स्थापित, उनके बारे में जानकारी है वो बताता है। तो साथियों ये था आज राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।